नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में नवंबर में वोटिंग होगी तो 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे घोषित हो जाएंगे। लेकिन चुनाव के ऐलान के साथ ही जाति जनगणना पर सियासी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जाति जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि देश जातीय जनगणना चाहता है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जातीय जनगणना कराई जाएगी। माननीय प्रधान, देखिए, हमारे यहाँ जिस प्रकार की मांग बाकी प्रदेशों में है, ऐसी कोई मांग नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपने यहाँ समाज के हर वर्ग में जो नीडी आदमी है, जो गरीब है, उसकी पहचान पहले से कर ली है। वो कास्ट बेस से भी ऊपर उठ करके की है। कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं। 3C उनका जो एक खेल होता था जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। हम तो जो व्यक्ति जिस कारण से वो कास्ट बेस्ड को मांग रहा है गणना को, वो है गरीब लोगों की सहायता ज़्यादा हो, उन लोगों का कैसे हित हो, वो हित इसके बिना भी हम कर रहे हैं। हम कास्ट से ऊपर उठे हैं। आपको याद होगा, मैंने करनाल में ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा यदि दिया था तो इसलिए दिया था कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना करके लोग इस भावना से ऊपर उठ जाएं, और हरियाणा में लोग ऊपर उठ गए। ये जो देश को एकजुट करने की बजाय उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने का कुत्सित प्रयास है। 70 साल के बाद हम भारतीय होकर जीने चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और ये जो जातिगत सेंसस करवा रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया कि सरकार के हाथ में रजिस्टर आ गया, जिसको चाहे वो जिस जाति में डाल दे, कोई प्रामाणिकता नहीं है। और क्या सेंसस में आने के बाद ही लोगों को लाभ मिलेगा? सैकड़ों लोग कह रहे हैं कि हमें आज तक आगे देखा नहीं गया। तो ये सारा चुनावी खेल हैं। पहले भी हुआ था मंडल आयोग, और इन पार्टियों को जो जो सत्ता में रही हैं और आज जातिगत गणना की पैरवी कर रही हैं, उनको बताना चाहिए कि जितने जितने साल वो सत्ता में रहे, उन्होंने इन जातियों के लिए क्या किया। एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। 1-2 पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है। मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। हाईकमान सभी की राजनीति करता है। जो इस देश में जो सदियों से जो पिछड़े रहे हैं, पिसते रहे हैं, उनको, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे कोई भी है, उनको आगे बढ़ाने का, उनको जो है सम्मान देने का काम हमारे पूरे इंडिया गठबंधन का है। और इंडिया गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, जिससे घबराए हुए हैं, जो जाति जनगणना।
जातीय जनगणना होगी तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। क्यों आरएसएस बीजेपी क्यों नहीं कराना चाहता, क्यों विरोध में है, क्या खिलाफ है, ये हमारी लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। संविधान के प्रियम्बल में इस बात को अवश्य कहा गया है कि सबको समान रूप से हमें आगे बढ़ाना है, इसीलिए SC ST को रिजर्वेशन दी गई थी। अब जहाँ तक है जनगणना की बात है, जनगणना 1931 में भी हुई थी जातीय जनगणना, और उसके बाद में 1911 में भी हुई है। 1911 की जो जनगणना के जो रिजल्ट थे वो 1916 में इस सरकार को पुटअप किए हुए थे, तो इनको क्यों आंकड़ों को छुपाए हुए थे? यही बीजेपी थी। बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी की कमिटमेंट है। राहुल गांधी जी ने कहा, पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से समाज को बांटने की बात करते हैं, जिस प्रकार से देश को बरगलाते हैं, जिस प्रकार से असली मुद्दों से ध्यान हटाते हैं, ध्यान बांटते हैं, उसकी देश की सच्चाई देश के सामने होनी चाहिए। यही हम कह रहे हैं, यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सच्चाई बाहर लाने में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी डरते क्यों हैं? हर हालत में होनी चाहिए। जिस जाति का जितना, जिस प्रदेश के अंदर जितने जितने % लोग हैं, उसी आधार पे ही उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये थोड़ा ही है कि मुट्ठी भर लोग जो है हरियाणा प्रदेश को खा जाएंगे, देश को खा जाएंगे। इसीलिए जातीय जनगणना की मांग उठी है। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, उससे पहले CWC की बैठक हुई, उसमें ये प्रस्ताव पास हुआ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दी। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर थे, और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हम जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर ये गणना कराएंगे। इसके बाद रिएक्शंस भी लगातार सामने आए। गृहमंत्री अनिल विज को भी आपने सुना, और उसके बाद उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बयान दिया। किरण उधर कुमारी सैलजा की तरफ से भी बयान सामने आया। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि INDIA गठबंधन के जो भी दल हैं वो समर्थन में हैं, और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, आज ही चुनाव का ऐलान हुआ सुबह 5 राज्यों में, और उसके बाद राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातिगत जनगणना की मांग की है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हैं। विधु रावल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से नेता विजय कौशिक हैं। विजय कौशिक जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा हैं हमारे साथ। अमित नेहरा जी, आपका स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं के बयान भी सामने आए, हरियाणा कांग्रेस के। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने सुने सारे बयान। मैं पहला रिएक्शन आपका सर चाहूंगा इस पर। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने जातिवाद को नकार दिया था, क्षेत्रवाद को नकार दिया था, परिवारवाद को नकार दिया था। लेकिन ये लोग जो क्षेत्रवाद में, परिवारवाद में और जातिवाद में नख से लेकर नाखून तक डूबे हुए हैं, इन लोगों को घूम फिर कर केवल देश को जातियों में बांटना है। हम जानते हैं कि इस देश की स्वतंत्रता जो है देश के विभाजन के बाद हुई थी। किस प्रकार पहले मजहबों में बांटकर इस देश का विभाजन किया। अब पूरी रेसिपी तैयार है कि किस प्रकार से ये लोग चाहते हैं कि जातियों में बटे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हम पंडित नेहरू की अगर बात करें, पंडित नेहरू जो है कांग्रेस पार्टी के तरफ से और देश के पहले प्रधानमंत्री रहे। पंडित नेहरू ने काका कालकर की जो रिपोर्ट जो है उसको खारिज किया था, ये कहकर कि इस देश के अंदर जातीय जनगणना जो है पाप है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पंडित नेहरू कह रहे हैं, काका कालकर की रिपोर्ट के ऊपर कह रहे हैं। उस रिपोर्ट को खारिज किया था पंडित नेहरू ने। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरे तरीके से खारिज किया था। अभी अभी मैं टीवी पर उनकी पुरानी क्लिप जो है सुनकर आ रहा हूँ पूरी की पूरी। उन्होंने कहा था इस देश को आगे बढ़ाने के कारक कौन से हैं? एकता और अनुशासन।
और जातीय जनगणना की मेरे भारत में कोई जगह नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद राजीव गांधी जी ने उसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहा था कि जातीय गणना जो है वो जातीय हिंसा का एक पहला कदम है। पहले जातीय गणना, उसके बाद जातीय गणना। और जिस बिहार की जातीय गणना के बाद ये बहुत उछल रहे हैं ये लोग, उस जातीय गणना में कुछ जो परिणाम आए हैं उस पर ध्यान देने की बात है। 137 ऐसी जातियां जो हैं उस जाति गणना में आई जिसका हिस्सा 0.1% है, से कम है। 137 ऐसी जातियां जिनका पूरे बिहार के अंदर हिस्सा जो है 0.1% है। 25 ऐसी जातियां भी निकली जिसमें 1000 से भी कम लोग हैं। तो उन लोगों का क्या उन लोगों के लिए क्या होगा? ये मेजोरिटिज्म जिसका आज तक आरोप लगाते थे, खुद माइनॉरिटिज्म करते थे, खुद तुष्टीकरण करते थे, ये वही लोग हैं प्रयाग जी जो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर, मैं मनमोहन सिंह जी का विज्ञान भवन में दिया हुआ वो शर्मनाक बयान आपके सामने दे रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, विज्ञान भवन में उन्होंने क्या कहा? देश के संसाधनों पर पहला हक जो है अल्पसंख्यकों का है, और अल्पसंख्यकों में भी विशेष रूप से मुसलमानों का है। कल तक तो कहते थे कि अल्पसंख्यकों का होगा, आज कहते हैं नहीं, जिसकी जितनी जनगणना, जितनी जिसकी जाति उतना उसकी हिस्सेदारी। आज एकदम जो है यू टर्न। अब मैं ये यू टर्न का कारण बताता हूं क्या है। सब जितने तीर तुक्के लगाने थे सब लगा लिए, फेल हो गए। किस प्रकार से महंगाई से शुरू की थी इन्होंने बात, बेरोजगारी तक पहुंची थी, उसके बाद आकर नए नए रोज इन्होंने अपने फुस बम पटाखे फोड़े, नहीं चला, फिर शगुफे छोड़ने लगे, फिर मुफ्तखोरी की राजनीति, ये फ्री वो फ्री, ये आ गए, हम सत्ता में गलती से आ गए तो ओपीएस ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो लेंगे, जिनको खुद इन्होंने खारिज किया था उसको लेकर आए। इसके बावजूद भी जनता भाव नहीं दे रही है, इसलिए मजबूरी है कि हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार और देश के अंदर मोदी जी की सरकार जिस प्रकार से आज गरीब कल्याण के लिए जुटी हुई है, जिस प्रकार से गरीब के लिए कार्य कर रही है, किस प्रकार से हम जानते हैं 50 करोड़ के करीब, 48 करोड़ 20 लाख तो खाते अब खुले 2014 के बाद। 50 करोड़ देश की जनसंख्या, यानी 1/3 जनसंख्या को बैंक के अंदर घुसने का अधिकार नहीं था। हमने आकर हमारी सत्ता के बाद जो है, हमारे शासन के बाद जो है मिला। 11 करोड़ से अधिक तो टॉयलेट्स बनाए हैं, टॉयलेट नहीं थी। जिस कलावती की बात कहते थे राहुल गांधी, बड़े बड़े भाषण देते थे, कलावती के गांव में बिजली नहीं है, मैं रात भर सो नहीं पाया, कलावती, उस कलावती के गांव में बिजली नहीं आई, केवल भाषण का विषय रहा। उसके गांव में बिजली कौन लेकर आए? मोदी जी लेकर आए। और उसके नहीं, 18,500 जो आखिरी गांव रह गए थे, जो कांग्रेस के कुशासन के बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई थी, आखिरी ढानी तक बिजली पहुंची। इसके अलावा किस प्रकार से 9 करोड़ गैस कनेक्शन हुआ करते थे, गैस कनेक्शन की लंबी लाइन हुआ करती थी। हम जानते हैं सिलेंडर सिर के ऊपर, सिलेंडर साइकिल के ऊपर, सिलेंडर मोटरसाइकिल के पीछे, सिलेंडर गाड़ी के ऊपर, सिलेंडर की सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लंबी लाइनें। आज वो लाइनें खत्म भी हुई और 9 करोड़ गैस कनेक्शन से बढ़कर आज देश के अंदर 36 करोड़, 4 गुना ज्यादा 2014 के बाद गैस कनेक्शन हुए। लेकिन ये सतह की बात नहीं करेंगे प्रयाग जी, मैं अंतिम वाक्य बोल रहा हूं अपना, मुझे अवसर दीजिए। मैं अंतिम वाक्य बोल रहा हूं, विजय जी उसके बाद आप ही बोलिएगा। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन की नई परिभाषा लिख दी है, उसके बाद ये मरते क्या ना करते, ये वही अपने बुजुर्गों पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक की बात को पूरे तरीके से नकार रहे हैं। और जो लोग कहते थे मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, आज वही लोग मजबूर हैं, नतमस्तक हैं किस प्रकार से अपने एक दूसरे भ्रष्टाचारी का हाथ पकड़ने, जिसको एक साथ देख नहीं सकते थे, एक फूटी आंख नहीं साधते थे। आज मोदी के डर से सारे एक हो गए ना, उसके बाद भी अगर जनता साथ नहीं दे रही तो अब ये जातियों में बांटकर किस प्रकार से भी एन केन प्रकरण, इनकी कुछ थोड़ी सी दाल जल जाए, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं इनकी दाल नहीं गलने वाली। देश की जनता को सुशासन का स्वाद चख लिया देश की जनता ने, अब इन पिटे हुए मोहरों के पास वापस नहीं जाने वाली। ये लोग इस प्रकार से हाथ मसलते रहेंगे, इनके मोहरे पिटते रहेंगे, और इसका प्रमाण आप अगले चुनाव में देख लीजिए। चलिए विजय कौशिक जी बताइए, विदु रावल जी कह रहे हैं कि आपका विचार बदल गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, 4 बार हरियाणा को जातिवाद की आग में झोंकने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि वो जातिवाद के नाम पर राजनीति नहीं करती, तो भैया हरियाणा को 4 बार जलाया क्यों? पहली बात। आप मोदी जी की बात करते हैं, खुद मोदी जी मानते हैं 81 करोड़ लोग, देश के गरीब लोग, उनके 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। अरे भैया, 125 करोड़ की जनता में 81 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो गेहूं पर जिंदा रख रखा है।
तो उनकी इस गरीबी, इस दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है? क्योंकि इससे पहले तो ऐसे हालात नहीं थे। इस देश को रिकॉर्ड विदेशी कर्ज में डुबोने वाला कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आरबीआई के रिजर्व फंड से 2-2 बार पैसे निकालने वाली कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आर्थिक स्तर पर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, जो कहा उसका उल्टा किया। इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन आ गए। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल छीनने का काम किया। 40 करोड़ लोग तो इस देश में आंकड़ों के मुताबिक ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया। अब लगा लीजिए 80 करोड़ 81 करोड़ लोग वो हैं जो 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। 40 करोड़ लोग वो हैं जिन्होंने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया क्योंकि रोजगार है नहीं उनके लिए। तो ये जो मोदी सरकार है और जो हरियाणा की खट्टर सरकार है, खट्टर सरकार को तो इसी बार नकार दिया गया था चुनाव में। ये तो जज्बा के साथ गठबंधन करके जातीय जनगणना का विषय है के नाम पर, देखिए बीच में ना परेशानी लेकर आए शायद। जातीय जनगणना का विषय है, यही रटी रटाई की 4 बातें जो रट रखी हैं, यही हर डिबेट में नहीं बोला जातीय जनगणना पर। एक मिनट सर प्लीज, देखिए पहले राउंड में एक एक करके बात रखें। विजय कौशिक जी साहब उनको टोकिए। एक मिनट सर रुक जाइए प्लीज। आप तो एंकर मत बनिए सर, आप थोड़ा सा तो रुकिए प्लीज सर। मैंने आपको 5 मिनट पूरा मौका दिया, बाकी लोगों को भी मैं पहले राउंड में तो मौका दूंगा ना सर। वो उनका विषय है कि वो अपनी बात से भटकते हैं या फिर सवाल का जवाब देते नहीं, लेकिन मैं उनको भी जवाब दूंगा। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। विजय कौशिक जी, सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी का विचार क्यों बदल गया है? ठीक है विजय जी, विचार क्यों बदल गया है, सवाल ये था। आज जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता विधु रावल तारीफ कर रहे थे नेहरू जी की, तारीफ कर रहे थे राजीव गांधी जी की, ये कमाल की बात है। तारीफ नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे कि जी उनका हम तो आईना दिखा रहे हैं, उनके विजन पर भाजपा चल रही है। आप यही तो कहना चाह रहे हो ना कि नेहरू जी और राजीव गांधी जी का जो विजन था। विजय जी ये भी तो बताइए कि फिर आप उस विजन से क्यों अलग हो गए हैं? आप बार बार सवाल से क्यों भटक रहे हैं सर? ये भी तो बताइए कि आप उस विजन से क्यों अलग हो गए हैं? मैं जातीय जनगणना का ही जवाब दे रहा हूं ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी के नेताओं को आदर्श मानते हुए उनके रास्तों पर नहीं मान रहे भाई, नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं कि हम भटक गए, रास्ता भटक गए। पहली बात। दूसरी बात, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि जाति की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो आरक्षण के नाम पर वो आरक्षण बढ़ाने का काम क्यों करते हैं? और आरक्षण की आड़ में जो भाजपा जो सेटिंग कर रही है, फ्रॉड कर रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? उसी पर प्रहार करने के लिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि भैया आज ब्राह्मण को भी आरक्षण मिलना चाहिए, आज राजपूत को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, आज वैश्य समाज के लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पाप क्या है? यानी आपका ये कहना है कि अभी भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि आरक्षण से वंचित हैं और उनको सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर मैं लौट कर आऊंगा, क्योंकि विधु रावल जी या फिर उनकी पार्टी के नेता हमेशा इसी बात को कहते हैं कि बिना जाति धर्म के ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है। ओंकार सिंह जी, समर्थन या नहीं? राज जी, अभय चौटाला जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, और इसमें बुराई भी क्या है? देखिए, लोकतंत्र है और परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा की जाती है, और जो जनता पर शासन करते हैं चुनती भी जनता ही है। अब जनता की आज की मांग है, देखिए परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। आज 1911 वाली या 1921 वाली परिस्थितियां नहीं है। आज अगर ये फार्मूला आया जाता जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो किसी को क्या इतराज है? मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। हरियाणा में सिख भाईचारा 15% है। आप बता दीजिए 15% में से कहां से उसको 15% का प्रतिनिधित्व मिल रहा है? 15%। अगर किसी जाति विशेष को जितनी उसकी संख्या है उसके अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो देखिए लॉ ऑफ इक्वालिटी हमारे संविधान में दिया गया। लॉ ऑफ इक्वालिटी भी वहां पे लागू होता है जहां समानता वाले लोग हों। असमान परिस्थितियों में लॉ ऑफ इक्वालिटी भी लागू नहीं होता, और जहां लॉ ऑफ इक्वालिटी लागू होता है वहां समान परिस्थितियों में लागू होता है। अब अगर सिख भाईचारे की बात करें, 15% है हम, क्या IAS IPS में 15% है? और क्या बीजेपी पार्टी 15% सिखों को वो देती है, टिकट देती है? नहीं देती। तो इसमें किसी को इतराज भी क्या है? 15% का लोकतंत्र है, परिस्थितियां परिवर्तनशील है, लॉ ऑफ इक्वालिटी है। इन सब के बावजूद एक बात मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे हमने 11 करोड़ हमने शौचालय बना दिए, 80 करोड़ गरीबों को अनाज दे रहे हैं,
50 करोड़ बैंक के खाते खुलवा दिए। मैं बताना चाहता हूं, ये भी जातिगत जनगणना से तो उलझ रहे थे ना, हट रहे थे। ये 80 करोड़ लोगों के बैंक खाते तो खुलवा दिए, लेकिन ये तो बता दें, बैंक में पैसे जमा कराने जाओ तो टैक्स, बैंक में से निकलवाने जाओ तो टैक्स, ना जमा कराओ ना निकलवाने जाओ तो टैक्स। लेकिन ओंकार सिंह जी, जातियों की अलग अलग गणना करने से टैक्स कम हो जाएगा क्या? उसी पे आ रहा हूं। ये कहते हैं 9 करोड़ शौचालय बना दिए, 11 करोड़ शौचालय बना दिए। क्या चंद्रयान 3 शौचालय से गया? नहीं, इसरो से गया। दूसरा, जातीय जनगणना के पश्चात जो जातियां आज भी प्रवक्ता शौचालय से बने हैं, कैसी बेवकूफाना बात कर रहे हैं? अनुपात में इंटरनेशनल लोकदल है, मात्र कुछ लोगों के हाथ में देश चलती है, मात्र कुछ लोगों के हाथ में प्रशासन। कैसे बेवकूफाना तर्क दे रहे हैं? सिर्फ चंद्रयान शौचालय से बना, इसका क्या बात हुई, क्या लॉजिक हुआ? मैं नहीं बोलने दूंगा। प्राग जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं। आप वैसे भी बोलेंगे तो आप मैं बोलेंगे, आप वैसे भी डिबेट को खराबी करते हैं। मैं तो हैरान हूं। विदुर रावल जी प्लीज सर, थोड़ा सा रुकिए सर। अभी आशीष नेहरा जी हैं, फिर मैं उनके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। ओंकार सिंह जी कंक्लूड करिए आप जल्दी से। देखिए पराग जी, कुछ लोगों के हाथ में देश क्यों, कुछ लोगों के हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था क्यों? अगर हम सब भारत में एक गुलदस्ते की तरह हैं, भिन्न जातियों के लोग हैं, एक गुलदस्ते की तरह सब मिलजुल कर भारत बनता है। अगर हमारे को हमारा प्रतिनिधित्व मिल जाता है, सिखों को सिख का मिल जाता है, तो इसमें इतनी इसकी क्या दिक्कत है? मैं अमित नेहरा जी के पास जा रहा हूँ। एक तरफ अमित नेहरा जी, एक बात कह के खत्म करता हूँ। आज देश और प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति कौन करता है, हिंदू मुस्लिम कौन करता है, ये जमते बच्चे को भी पूछ लो, वो भी बीजेपी का नाम लेगा। ठीक है। चलिए अमित नेहरा जी, एक तरफ हम गुलदस्ते की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उसके एक एक फूल को निकालकर अलग करने की बात भी कर रहे हैं। आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा इस पर, पूरे मसले को लेकर। देखिए पराग, कोई बीच में ना बोले तो मैं बोलूंगा, अगर कोई बोला तो मैं फिर एग्जिट ही कर जाऊंगा। ठीक है ना, मेरे बाद में कोई बोल सकते हैं। देखिए पराग, दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि भारत के जो शीर्ष व्यंग्यकार हुए हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। तो उन्होंने लिखा है, इस देश में जाति है कि जाति नहीं। इस बात में पूरी देश की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था छिपी हुई है। जाति है कि जाति नहीं। इस देश में जो व्यवस्थित जनगणना शुरू हुई वो 1881 से शुरू हुई थी, और 1881 से लेके 1831 तक 1931 तक, सॉरी 1881 से 1931 तक रेगुलर जितनी भी जनगणनाएं हुई उसमें जातीय आंकड़े प्रदर्शित किए गए, बताए गए जनता के कौन जाति कितनी है। और 1941 में आंकड़े तो जुटाए गए जातियों के, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं किए गए। उसके बाद 1951 के बाद से अब तक एससी और एसटी के आंकड़े जारी होते हैं हर जनगणना के, बाकी जातियों के आंकड़े नहीं जुटाए गए। 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने जातिगत आंकड़े जुटाए थे, लेकिन 2016 में जातियों को छोड़ के सारे आंकड़े जारी हुए। और यूपीए ने अभी कई बार कहा है कि ये आंकड़े जुटाए जाए, क्योंकि 4500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे उस सारे प्रोजेक्ट पे, तो वो अभी तक प्रदर्शित नहीं किए गए। एक कड़वा सच ये भी है पराग कि इस देश में आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो कानूनी तौर पे, लेकिन आप जाति परिवर्तन नहीं कर सकते कानूनी तौर पे। आप जाति नहीं बदल सकते आपकी, बिल्कुल। तो ये कड़वी सच्चाई है। तो इससे कौन मुंह मोड़ सकता है कि इस देश में जाति नहीं है, ये जातिगत समाज नहीं है? जाति तो एक कड़वी सच्चाई है, ठीक है ना। हालांकि 29 जनवरी 1953 को कालेलकर, जो काका कालेलकर कमीशन बनाया गया था प्रथम पिछड़ा आयोग, उसकी सिफारिशें नहीं मानी गई। उसके बाद 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा आयोग बनाया गया। उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो जाके 1990 में लागू हुई जी। और जब वो मंडल कमीशन लागू हुआ तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा। तो बीजेपी ने मंडल के काट में कमंडल का रास्ता निकाला, हिंदुत्व का रास्ता। तो उसमें क्या था कि उस जातियों को ना लेके वो हिंदुत्व की तरफ चले गए कि पूरा समाज एक हो। तो वो जाके फिर 1998 में जाके उनका प्रयोग सफल हो पाया, तब तक सत्ता से बाहर रही। अब देखिए, अब जो एक जिसको टच नहीं किया हमने, इस सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को जी रोहिणी, जो न्यायाधीश थी, पूर्व न्यायाधीश, उनके नेतृत्व में एक रोहिणी आयोग बनाया, जिसकी आप ये समझिए कि 13 बार विस्तार
दिया गया उस आयोग को, और उसने जो रिकमेंडेशन दी वो उसका काम था कि जो ओबीसी जो फायदा मिला है ओबीसी कमीशन का, मंडल कमीशन का, वो कितनी जातियों को मिला है ओबीसी में। तो उसके जो आंकड़े आए हैं वो हैरत अंगेज हैं जी। कि उसने कहा है रोहनी आयोग ने, और सरकार ने उसको जारी किया है, 2633 टोटल पिछड़ी जातियां हैं ओबीसी, इसमें से 983 जातियों को नौकरी और पढ़ाई में कोई भी लाभ नहीं मिला, 0 लाभ मिला, 0%। आप बात समझ रहे हैं जी। और 994 जो दूसरी है जातियां उसी में से, उनको केवल 2.68% लाभ मिला है जी। कहने की बात यह है कि 3633 जातियों में से 1977 को आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं है। तो उन्होंने रिव्यू की बात कही है इसमें। अब दिक्कत क्या आ रही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनडीए है और इंडिया गठबंधन, जो दो गठबंधन है देश में जो बने, जो 2019 की जो वोटिंग हुई थी, तो 25 करोड़ वोट एनडीए गठबंधन को मिले थे, 25 करोड़ के आसपास ही इंडिया गठबंधन को मिले थे उस टाइम की अगर बात की जाए। तो अब सारा झगड़ा इसी पे है कि ये जो वोट शेयर है वो अपनी तरफ कैसे किया जाए। और दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी में लास्ट एक कमेंट करूंगा, सत्ताधारी पार्टी की अगर बात की जाए तो 19 जून 2017 को सभी को याद होगा, उस दिन एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा हुई थी, और उस समय अमित शाह पार्टी अध्यक्ष थे राष्ट्रीय। तो उन्होंने कहा था स्पष्ट रामनाथ कोविंद जी एक दलित हैं और हमेशा संघर्ष करेंगे, यानी उनकी जाति बताई उन्होंने। और 27 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से हूं लेकिन देश को आगे ले जाऊंगा। तो जातियां तो सभी बताते हैं, इसमें दिक्कत क्या है किसी को, ठीक है ना। तो ये कड़वा सच है, तो इसमें छिपाने में और बताने में गड़बड़ कैसी। चलिए सर, ठीक है। विदु रावल जी बहुत संक्षेप में सर प्लीज रखिएगा क्योंकि समय बहुत कम बचा मेरे पास। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि कितना आउट ऑफ कंटेक्स्ट, कितना परिप्रेक्ष्य से बाहर जाकर बातों को रखा जा सकता है और किस प्रकार से जलेबियां बनाई जा सकती हैं। प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि मैं फला जाति से हूं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वैसे उन्होंने वर्ग की बात की थी कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि जितनी जिसकी संख्या भारी इतनी उनकी हिस्सेदारी वाली अगर व्यवस्था, जो जंगल की व्यवस्था बोलूंगा मैं तो इसको, जिसमें जंगल में उसकी हिस्सेदारी, हाँ चलिए जो भी ठीक है, मैं नहीं पकड़ पाया आपका श्लोक जो है, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब तुम करो तो ठीक है, दूसरा करे तो गलत। जंगल की व्यवस्था प्लीज एक एक करके रख लीजिए। आखिरी कमेंट प्लीज, समय बहुत कम बचा है। विदु रावल जी जल्दी से। जंगल के अंदर वही होता है जिसमें जिसकी ताकत ज्यादा होती है। बीमारी भी तो ठीक करनी जरूरी है। ठीक है सर, अब उस बीमारी को आप क्यों पाल रहे हैं विदु रावल? आप मुझे समय दे दीजिएगा बस, मैं कोई बात नहीं, समय कंप्लीट करूंगा जब मुझे बोलने का अवसर। जैसे कुछ ऐसा मिलना चाहिए, उनका पता है वो हर बीमारी है, इसकी बीमारी भी उनका समय काट के दे दीजिएगा बस, प्लीज, कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करता रहूंगा, आप उनका समय काटते रहिए। चलिए, अच्छा, मैं ये बता रहा हूं कि ये जंगल का न्याय कैसे होता है। जितना जिसमें ताकत है वो राज करेगा। अभी वाली व्यवस्था में मैंने देश के प्रधानमंत्री की जाति कितने प्रतिशत है, इनका कहना कि कुछ लोग ही राज कर रहे हैं। अरे कुछ लोग वो पूरे देश की जनता द्वारा चुने हुए हैं। वो आपकी जिन जातियों के आप जो चैंपियन बनते हैं, वो देखिए, हमें शुरू से सिखाया गया भूल से भी मुख पे जाति। आप ये बता दीजिए हरियाणा में कितने कैंडिडेट को एमएलए का टिकट दिया आपने, ये बता दीजिए। नहीं कर सकते। चलिए सर, मैं बहुत जल्दी से अब कौशिक जी के पास आखिर में जा रहा हूँ। नहीं भाई, नहीं कौशिक जी, विदु रावल साहब ये कह रहे हैं कि आप जलेबी तो बड़ी आसानी से बना ले रहे हैं। कौशिक जी, पूरी करने दीजिए रावल साहब प्लीज, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा, प्लीज थोड़ा सा रुकिए सर। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया सर। आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ रावल साहब, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ। इतना समय नहीं होता है कि आपको मैं आधा घंटा दूंगा, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। मैं आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ सर। विदु रावल जी, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ कौशिक जी के पास। मेरे को सवाल नहीं है, मेरी बात पूरी करने दीजिए मुझे। गलत है ये तरीका, उनको म्यूट कीजिए। नहीं कर सकते तो भी मैं सर, जब आप बीच में बोलते हैं तब आपको भी टोकता हूँ, वो बोल रहे हैं उनको भी मैं टोक रहा हूँ। मेरे लिए सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ज्यादा कम नहीं है। प्लीज रावल साहब, मैं समझ गया, अब मैं समय खराब करने का वक्त नहीं है ना मेरे पास। प्लीज प्लीज सर,
प्लीज मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, समय की कमी है, इतना ही समय मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो विपक्ष यानी राहुल गांधी ने कहा कि INDIA गठबंधन में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं उन सभी का यह कहना है कि दरअसल जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि सबको अपना अपना हक मिल पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले धर्म के नाम पर तो अब जाति के नाम पर बांटने की कोशिश विपक्षी दल कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।